हेलो चैम्स, आइए देखते हैं। हमारे पास क्लास टेंथ का बेसिक का सैम्पल रिलीज़ हो चुका है ऑफिशियली, और उसकी कुछ गाइडलाइंस है आगे। और आपका स्वागत है मैथ्स बाय अभय सर के यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग यहाँ पे मैथ्स बेसिकली हमारे पास जो चैनल पे पूरे जो कंप्लीट मैथमेटिक्स है फ्रॉम क्लास 9 टू जेई लेवल की मैथ्स कवर कराई जाती है। और अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का बेसिक का सैम्पल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एक और सीरीज़ चल रही है जिसपे कि मैं पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ सभी चैप्टर वाइज के। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उस पर वो प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं स्टार्टिंग में, वो उसको देख सकते हैं। और बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें सेक्शन वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा और उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो ये सेक्शन ए है, इसकी पहले एक साथ वीडियो बनाएंगे, फिर सेक्शन बी की, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस पर जो यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू मेरे पास द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। तो मेरे पास एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम लोग करेंगे तो मेरे पास 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या कहूँगा 2025 का मैं 3 से डिवाइड करूँगा। अब मुझे कैसे पता लगा 3 से डिवाइड करूँगा, तो देखिए 5 + 2 कितना हुआ मेरे पास 7, 7 + 2 कितना हुआ यहाँ मेरे पास 9। तो 9 अगर आ गया इन सब का सम तो इसका मतलब ये 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल होता है। डिविजिबली टेस्ट है ये। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने 3 से डिवाइड किया। और जब भी मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 675। आप डिवाइड करके देख सकते हैं यहाँ पे 2025 को 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो आपके 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे फिर अगेन 2 आ गया। और बिल्कुल बेसिक टू बेसिक फॉर्म में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 22 आ गया। अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 7 आ सकता है, और 7 6 है 21, 21 में कितना आएगा 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और 15 5। तो देखिए हम लोग फिर अब चेक कर लेते हैं दोबारा। 7 से 3 से सकता क्या 5 + 7 जो हो गया मेरे पास, यहाँ पे 5 + 7 12 हो गया, और 12 प्लस जो मेरे पास 6 हो गया वो 18 हो गया। हाँ दोबारा 3 से जा सकता है। तो मैंने दोबारा इसको 3 से डिवाइड करके देख दिया। जब मैंने दोबारा 3 से डिवाइड कर देखा तो मेरे पास कितना आ रहा है इसका मेरे पास आ रहा है 675। और 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, 6 गया कैंसिल आउट हुआ, फिर मेरे पास 2 आया, फिर यहाँ पे 6 आया, कैरी 1 आया, यहाँ पे 5 आया, और यहाँ पे 5 आ गया। तो 225 कितना है 225। अब मेरे पास अब देखते हैं क्या ये अभी भी 3 से जा रहा है। तो 2 + 2 4, 4 + 3 5 9। तो 9 आ गया, इसका मतलब 2 से अभी 3 से अभी भी जाएगा। तो 2 + 2 2 2 5 और 3। अब 3 से आएगा 7 टाइम्स 21, कैरी 1, यहाँ पे 5 आ गया। तो इसके बाद मेरे पास क्या होगा 75। इसका मतलब क्या हुआ 3 से अभी भी गया था और कितना आया 75 आया। अब क्या 3 से अभी भी जाएगा, हाँ जाएगा, हमें मालूम है 3 से जाएगा, 3 से आएगा 725 टाइम्स। अब जाएगा 5 से, तो 5 से गया, 5 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। और तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए 1 2 3 4। तो कहते हैं 3⁴ इंटू 5⁻²। तो मुझे 3 के एक्सपोनेंट पूछे, तो 3 के एक्सपोनेंट कितने 4। ऑप्शन डी इज़ राइट हमारे पास है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए जब भी वैसे लीनियर इक्वेशन में इतने बड़े नंबर नहीं आएंगे, बट अगर नंबर आते तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े नंबर्स आ गए तो बस आपको, जैसे ये तो 1 मार्कर में क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये 2 मार्कर ये 3 मार्कर में आता है तो आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन को पूरा पहले सॉल्व नहीं करना। पहले एक बार इन दोनों को ऐड कीजिए और उसके बाद एक सब्ट्रैक्ट करो, फिर एक सिंपल और स्वीट इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है 2024x + 2025y, और मेरे पास ऊपर क्या दे रखा है यहाँ पे 2025x + 2024y, और यहाँ पे +1 दे रखा है, यहाँ +-1 दे रखा है। मुझे चाहिए x - y की वैल्यू चाहिए, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो आप हम देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर बड़ा है और ये नंबर स्टार्टिंग वाला जो नंबर है मेरे पास, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो मुझे x - y करूँगा तो मेरे पास कितना होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट, ये मेरे इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में से माइनस करते हैं फर्स्ट को, ठीक है। देखिए तो मेरे पास कितना है 2025x + 2024y = -1। यहाँ पे आएगा 2024x + 2025y। मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या साइन चेंज करिए नीचे लेके, क्योंकि अगर चाहे मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट करूँ 2025x + 2024y
माइनस सब्ट्रैक्ट करूँ एल एच इसको एल एच एस आर एच एस से, तो 2024x प्लस 2024y और -1 तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो और चाहे ऐसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या 2025 को माइनस किया 2024 से, तो कितना आया मेरे पास x आ गया, 1 आया 1x, तो 1x आएगा। और प्लस माइनस माइनस होता है, और ये नंबर बड़ा है, ये नंबर स्मॉलर है और ये नंबर लार्जर है, तो कितना -1y आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो -2 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है कि -2, तो आंसर मेरा ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस अगर सॉल्विंग में भी आते हैं तो ऐसे एक बार आपको ऐड करना है इसी इक्वेशन को, और एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसे ही सिंपल और छोटी 2 इक्वेशन बन जाएगी। उसको फिर आप नॉर्मल मेथड से या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, दोनों में से किसी से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका सिंपल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉलीमर्स हैविंग -2 and 5, -2 और 5 को मिला के कितने ऐसी पॉलीमर्स बन सकती हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, के ब्रैकेट में और मेरे पास क्या है, और ये जो 2 हैं ये ज़ीरोज़ है। तो ज़ीरोज़ है तो हम लोग लिख सकते हैं x-2 और x+5। तो ये 2 फैक्टर आ जाएंगे मेरे पास। और ये आया कैसे, कि ये 2 ज़ीरोज़ हैं। अगर आपको ये नहीं समझ तो ये आपको याद होगा कि ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू x इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x² माइनस ऑफ यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, -2 + 5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा, -2 इंटू 5 तो कितना आएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x² माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। तो यहाँ पे प्लस का 3 माइनस x हो गया यहाँ पे प्लस, और यहाँ कितना आएगा मेरे पास, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -10 आ गया। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 10 को फैक्टर करेंगे आप, कितना आएगा 2 और 5, जिससे क्या आएगा 3, तो -5 + 3 आएगा। तो यहाँ कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास x² मेरे पास आएगा यहाँ पे x² यहाँ पे -5x प्लस 3x माइनस 10। मैंने क्या किया यहाँ पे कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो कितना आएगा, x - 5 आएगा कॉमन। मैंने यहाँ पे कॉमन जो लेना है वो 5 × 2, सॉरी मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, तो मुझे 3 नहीं यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ तो 3 ही आएगा, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे +2 कॉमन ले लिया, यहाँ x - 5 आ गया, और क्या आ गया, के ब्रैकेट में x - 5 यहाँ पे आ गया और x + 2 यहाँ पे आ गया। तो सॉरी ये वाला पार्ट गलत हो गया। अब इसमें क्या हो गया, मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब ये मेरे पास जब इक्वेशन आई, अब मुझे मालूम इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, बट आप ये सोचिए इस ये के कोई भी रियल नंबर है, बी एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर है। और अगर ये रियल नंबर, इसका मतलब इसकी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर कुछ भी हो सकती है तो ऐसे तो बहुत सारी अलग अलग पॉलीमर्स बन सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं इसमें बहुत सारी पॉलीमर नहीं, इन्फिनिटली मैनी पॉलीमर्स बन सकते हैं। सिर्फ इस के की वैल्यू कुछ भी रखी हो सकती है इस वजह से। तो बस आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें विच ऑफ द नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपको बुक में भी दे रखा है। बुक में क्या 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है। आपको उसमें बहुत सारे 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 to 9 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको 1 to 1 सॉल्व करके देखना होगा। ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं हम लोग, x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x + 3। तो कितना आएगा मेरे पास, x का होल स्क्वायर +4 + 2x इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई है क्या, तो 2x + 6 आ गया। इसको इस तरफ लेकर आते हैं हमारे पास, तो कितना आएगा x² और कितना आएगा यहाँ पे 4 + 2x, और यहाँ पे कितना आएगा, ये -2x आ गया और -6 आ गया इक्वल्स टू 0। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 4 + 4 -6 कितना आया, तो x² मेरे पास -2 आ गया। अब इसमें देख सकते हैं हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, तो ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो ऑप्शन बी को अब स्टडी करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, x² + 3x इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई में 1 - 3x का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे कितना है देख लेते हैं। तो कितना है मेरे पास यहाँ पे, क्या है, x² + 3x इक्वल्स टू -1 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, कितना आएगा -1, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +3x² आ गया मेरे पास यहाँ पे।
तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ पे भेजा, मेरे पास क्या आएगा, सबको इस तरफ लेकर आते हैं तो कितना आएगा, इसको इस तरफ लेके इसको भी इस तरफ लेके, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आया, यहाँ तो 0 बच गया और यहाँ बचेगा 3x² -1 और ये बचा -x² -3x आ गया, ये प्लस का माइनस में चेंज हो गया। अब क्या हुआ, 0 = 3x² -x² कितना है 2x², लाइक टर्म को लाइक टर्म से करते हैं सब्ट्रैक्ट, -3x और -1। देख सकते हैं इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये इसकी डिग्री अभी 2 है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखते हैं और इसका ऑप्शन सी चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी क्या है मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन सी है मेरे पास x+2 और x -1 = x² -2x -3। आप बिना सॉल्व किए मत तुक्का लगाना, बिकॉज आप लगाएंगे आपको लगेगा कि हाँ जो क्वाड्रेटिक है मेन मोस्ट ऑफ टाइम में ऐसा लगता है जो क्वाड्रेटिक है वही क्वाड्रेटिक नहीं होती है। तो x × x कितना है, x² आ गया, x × -1 कितना है, -x आ गया, और 2 × x कितना है, +2x आ गया, और 2 × -1 कितना है, -2 आ गया, और यहाँ क्या बचेगा x² -2x -3। अब इस पूरी टर्म को इस तरफ लेकर आते हैं तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे, x² -x +2x, और ये क्या बचेगा, प्लस का x क्या होगा, -x² बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 2x बचेगा, और माइनस का 3 कितना, प्लस का 3 बचेगा, = 0 आ गया। x² से x² कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे -x और +2x कितना अच्छा x बचा। अच्छा ये भी x है हमारे पास, दो x है, तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, 4x आएगा, दोनों को मिला के 4x -1 कितना, 3x आ जाएगा, 3x आ गया, और +3 आ गया मेरे पास, = मेरे पास यहाँ पे आया और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके ठीक है, यहाँ पे -2, सर मैंने -2 लगाना भूल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और -2 लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे -2 लगा दिया मैंने, = 0। तो यहाँ पे मेरे पास जो आया ये 3x तो आ ही गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे +1 आएगा, = 0। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 1 है, तो इसको मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई, डिग्री कितनी होगी, 1 हो गई। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इज़ राइट। ओके चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, उस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, मुझे सीरीज़ दे रखी है, और ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब क्या है, इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 50। अब याद रखिए ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको यहाँ मालूम होना चाहिए। क्या होता है, n+1/2। ये कहाँ से है, AP के सम के फॉर्मूले से। आपको अगर ये याद है तो बहुत अच्छी, क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर ही तो है। अगर आपको ये याद है बहुत अच्छी बात है, अगर ये याद नहीं है तो भी काम चल सकता है। कैसे, सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट से लेकर 50 तक, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 50 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, और लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास 50 है। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ ये याद तो ये भी ठीक है, दोनों इसी ये बना इसी से हैं बच्चे। तो देखते हैं n की वैल्यू मेरे पास कितनी है। अच्छा इसने क्या बोला, सम, इस सबका जो सम है वो 50k के इक्वल है, और k की वैल्यू निकालो हम। तो पहले कर लेते हैं हम लोग। तो n+1 × n/2, और ये किसके इक्वल होगा, 50 25k के। इसका सम कितना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कितने रखी है, 50 दे रखी है। तो 50 + 1, टोटल टर्म से 50 होंगी और लास्ट टर्म भी 50 दे रखी है, /2, उसको 25k। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं कैंसिल करूँगा यहाँ पे, तो 25 आ गया, और जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे मेरे पास, 25 51/25 = k। तो 25 से 25 कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 51 आ गई। तो आंसर इज 51, ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इसका तो 4th, अच्छा 5th स्किप हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या है। द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार होती है, और AP में, अब AP में है तो हमने AP में क्या सीखा है, A1 A2 A3 A4 सब में सबका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है।
और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो इसका मतलब क्या मानूंगा, A1 इसको मान लेता हूँ, A2 इसको मान लेता हूँ, A3 मान लेता हूँ। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, A2 माइनस A1 भी कॉमन डिफरेंस आता है। क्या समझे आप, यहाँ पे A2 माइनस A1 भी कॉमन डिफरेंस वही आएगा जो कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 10 है, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 2x है। ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पे, तो कितना का x प्लस 10 माइनस 2x, x माइनस 2x प्लस माइनस, एक सेकेंड वेट वेट, अब समझाते हैं। ये प्लस हो गया, प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 माइनस कितना आएगा, 1, माइनस 1 आएगा, तो माइनस x आ गया और प्लस 10 आ गया। ये मेरे पास d आ गया। इस वाले से भी d निकाल लेते हैं, हमारे पास कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे d, तो A3 कितना है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, यहाँ पे माइनस आएगा। A3 भी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A3 के लिए 3x प्लस 2 है, माइनस A2 कितना है, x प्लस 10 है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 3x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस का माइनस होगा, तो माइनस x माइनस 10, 3x माइनस x कितना आएगा यहाँ पे, 2x आएगा, 2 माइनस 10 कितना आएगा, माइनस 8 आएगा यहाँ पे। अब ये भी d भी ये भी d है, ये दोनों ही क्या है, d है, और इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इक्वल रख देते हैं इनको। माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 2x माइनस 8, तो x को मैं इधर ले जाता हूँ और 8 को इस तरफ ले जाता हूँ, तो 10 प्लस 8 आ गया, और 2x जो माइनस 1x था यहाँ पे प्लस का 1x आ गया, तो यहाँ कितना 18 आ गया, और यहाँ पे आ गया 3x, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, 6 आ गया, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 6 हो गई। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब चेक कर लेते हैं, हाँ है मेरे पास, ऑप्शन ए इज़ राइट, ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं, कौन सा, एक दिस वन एंड दिस वन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करके बनाया गया है। अब देखिए हमारे पास अगर टेबल याद है तो हो सकता है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉमा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, क्लियर। और cos 60 की वैल्यू जो क्या होती है, जो sin 30 की होती है, sin 30 1/2, कॉमा sin 60 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस दे रखा है, माइनस का मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, √3/2 होती है। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, x1 y1 ले लो, इसको x2 और y2 ले लो मेरे पास। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें तो मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास क्या है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या आएगा मेरे पास, x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू कितनी है, माइनस √3/2 है, और माइनस मेरे पास कितना है, y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब ये 2 एलसीएम सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या है 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस अब मेरे पास यहाँ पे कितना है, इसका एलसीएम लेंगे, इसका भी 2 एलसीएम सेम आएगा 2, और यहाँ पे माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, सॉल्व करते हैं। तो रूट के अंदर मेरे पास जो आएगी वैल्यू, वो इसका स्क्वायर भी तो होगा, सॉरी ये मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, स्क्वायर तो चलो होल स्क्वायर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, 1 स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 3 का √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, ये माइनस साइन कॉमन ले लो आप, माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर अलग से आ जाएगा, और यहाँ पे √3 + 1 का स्क्वायर अलग से आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अलग से। अब देख सकते हैं इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। अब a माइनस बी का फॉर्मूला तो मालूम ही है हमें, तो मेरे पास a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है मेरे पास फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर भी यूज़ होगा, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b², सॉरी मैंने माइनस का साइन फिर मिस्टेक कर दी इसके अंदर, a² + b² -2ab आएगा, और a² + b²
प्लस 2ab आएगा। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। रूट में मेरे पास क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस कितना आएगा, 2 इंटू ab, तो 2 इंटू 1 इंटू √3 आ गया यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे तो क्या बन गया, a प्लस बी, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, और उसके बाद इसका 2ab कितना आएगा, प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1, 2 इंटू √3 इंटू 1, ये आ गया अपॉन 4। दोनों का डिनोमीटर सेम है, लगा देते हैं हम लोग। 4 आ गया हमारे पास, कितना आया, 1 प्लस 3 कितना है, 4 आया, प्लस 2√3 आ गया। यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना है, 4 आया, तो 4 लिख दिया मैंने, और प्लस 2√3 आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कि भाई 2√3, अच्छा यहाँ पे माइनस का है, ओके आज क्या हो रहा है, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे 2√3 था, तो ये प्लस का 2√3 है और माइनस का 2√3 है, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही प्लस का 2√3 होगा और माइनस का 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा मेरे पास 4। तो यहाँ मेरे पास d की वैल्यू जो बचेगी, रूट में 4 + 4 8 बचेगा, अपॉन 2 आ गया, और जैसे ही मैंने 4 से कैंसिल आउट किया कितना है, 2 आया, तो क्या बचा आंसर, √2 बच गया, और √2 आया तो √2 यूनिट्स मेरे पास आंसर सी, डी मेरे पास राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे से क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है 8th मेरे से क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। इसके लिए पहले स्पेस में एंटर मारते हैं, उसके बाद फिर ठीक करते हैं इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज़ मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -3,5 अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो वैसे देखिए ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, बट देखिए बोर्ड है वो आपको पहले ही इंटीमेट करता है कि आपको कैसे पढ़ना है। 9th क्लास से ध्यान देना होता है हमें, तो फिर भी देख लीजिए, हमें तो यहाँ पे हम लोग पढ़ना है, तो सॉल्व करेंगे और आ जाएगा आपके पास आंसर। -3 + 5, तो मतलब माइनस और प्लस आ गया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा हमें मालूम है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट बताता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये जो लाई कर रहा है, कहाँ में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है ये, तो क्या होगा हमारे पास, देखते हैं। तो ये कितना -3, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं -3 होगा, यहाँ पे कहीं 5 होगा। तो ये जो मैच किया वो कितना मैच किया, -3,5। इसकी मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, तो x एक्सिस कहाँ पे है यहाँ पे, तो x एक्सिस तो ये रही, इसके अबाउट x एक्सिस यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बननी चाहिए। मिरर इमेज बननी चाहिए, तो इसका मतलब जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे होनी चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये डिस्टेंस कौन सी वाली डिस्टेंस है, ये वही डिस्टेंस जो यहाँ पे डिस्टेंस है, ये कितनी 5 है, तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये तो मान के चलिए कि प्लस का 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास आगे, माइनस का 5 होगा। तो y तो मिल गया मेरे पास माइनस का 5। अब x कितना आएगा, x यहाँ भी -3 था, यहाँ भी कितना होगा, -3 होगा। तो मेरे पास कितना है, -3, -5 आ गया। ठीक है, देखिए तो आपके पास आंसर कितना है, -3, -5, ऑप्शन सी। अब इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। ट्रिक क्या कहती है, अगर आपको ऐसे इतना डिटेल में नहीं जाना, डायरेक्टली आंसर लिखना, तो उसका ट्रिक सुनिए। अगर आपसे किसी कोऑर्डिनेट की, किसी पॉइंट की आपसे बोला गया है कि इसकी मिरर इमेज निकालो, अगर बोला गया अबाउट एक्स निकालो, है ना, अबाउट एक्स एक्सिस, तो याद रखना अगर x, y जो दे रखा है अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है, तो आप किसको, x को साइन चेंज कर दो। x जिसके अबाउट निकाला गया है, जिसके अबाउट निकालने के लिए बोला गया है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, अबाउट एक्सिस बोला है तो x ही रहेगा, बट y की वैल्यू जो होगी वो चेंज होके -y में चेंज हो जाएगी। तो जैसे, और अगर, और देखते हैं, अगर अबाउट y एक्सिस बोला गया है, y एक्सिस बोला गया है, तो क्या होगा, अगर x, y दे रखा है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास y जो होगा वो चेंज नहीं होगा, y का y रहेगा।
बट एक्स चेंज हो जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर, साइन मतलब अपोजिट हो जाएगा जो भी कुछ दे रखा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अगर मैंने बोला कि -3, -5 दे रखा है और मुझे इसको एक्स एक्सिस के अबाउट मेरे इमेज निकालनी है, तो मम्मी पता लगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब ये हमने क्या बोला, अगर एक्स एक्सिस का है तो एक्स एक्सिस का होगा तो इससे एज इट इज़ आ जाएगा, और वाई में चेंज हो जाएगा तो -5 क्या होगा, +5 चेंज हो जाएगा। और अगर मान लो जो मेरे पास यहाँ पे 3, 5 आ गया, मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट करना है, तो एक्स एक्सिस का क्या होगा, एज इट इज़ आ जाएगा। वाई कितना आएगा, -5 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। और देखिए अगर मेरे को बोला गया कि 3, 5 को वाई एक्सिस के अलॉन्ग करो, तो वाई फिर एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स के लिए कितनी -3 हो जाएगी, है ना, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, आपको समझ में आ गई ट्रिक क्या है इसकी। ठीक है, साइन अपोजिट करना है आपको बेसिकली, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। मुझे ये है सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रखा है, हमें इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ABC और DEF, AB/EF। तो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ रफली यहाँ पे, क्या हो गया, AB और C, और ट्राइंगल मेरे पास कितना है यहाँ पे, DE और F। तो AB करस्पॉन्डिंग कौन सी यहाँ पे AB करस्पॉन्डिंग है किसके, EF के, तो EF के करस्पॉन्डिंग है। और AC जो करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे, AC करस्पॉन्डिंग है DE के, तो यहाँ पे DE के करस्पॉन्डिंग है। तो इसका मतलब देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, ये सिमिलर कब होंगे। अच्छा देखिए सिमिलर कब हो सकते हैं, हमारे पास सिमिलर करने के 3 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है, पहला क्राइटेरिया हमारे पास ये बोलता है, पहला क्राइटेरिया बोलता है कि या तो 2 एंगल इक्वल होने चाहिए। अब इसी के साथ एक और है कि भाई 3 एंगल भी इक्वल हो सकते हैं। दूसरी पॉइंट सिमिलरिटी की बोलती है SSS होना चाहिए, तीनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तीसरी बोलती है 2 साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में हो जाए और एक बीच में एंगल इक्वल हो जाए, तो SS होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो रेशियो इक्वल दे रखे हैं, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल दे रखे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल दे रखा है, तो कौन सा लगेगा, थर्ड वाला पार्ट लगेगा। और यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल E के, क्योंकि दोनों साइड्स के बीच में ही एक एंगल होना चाहिए, तभी माना जाएगा SS, और तभी सिमिलर होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एंगल A इक्वल टू एंगल E। तो एंगल A इक्वल टू एंगल E कौन सा, ऑप्शन B इज राइट। ठीक है, लगा दिया, हमारे पास ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तो पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल PQR कितना होगा। अब एक प्रॉपर्टी है कि इफ क्या होगा, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब हमारे पास क्या होगा, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास एक कंडीशन होती है, जैसे कि ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एक एक्सरसाइज हुआ करती थी पहले, उसी में से क्वेश्चन है ये। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो जाएंगी मेरे पास यहाँ पे, AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, RA जो है मेरे पास यहाँ पे CA अपॉन RP, तो RP का होल स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे, और ये जो इक्वल होता है वो पैरामीटर ऑफ अपॉन बोथ द ट्राइंगल, इसी इक्वल होता है। तो ठीक है, कोई भी साइड्स का रेशो पैरामीटर इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो, मैं किसी भी एक रेशो को ले लेता हूँ, सब कुछ लेने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं चलिए सपोज हम लोग इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो CA क्या है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मीडियन भी एडेड होता है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो कि इसका जो मीडियन 1 और मीडियन 2 जो होगा वो भी स्क्वायर इक्वल होगा। तो मैं इन दो रेशो ले लेता हूँ। CA कितना है मेरे पास, CA है मेरे पास 5 है मेरे पास, और RP कितना है मेरे पास, RP मेरे पास है 10 है। ठीक है, और पैरामीटर मुझे निकालना है, तो पैरामीटर फर्स्ट का पैरामीटर कितना चाहिए, तो स्क्वायर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसका स्क्वायर लगा दिया इक्वल्स टू, ये तो लिख लिया, ये भी लिख लिया, इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ 1 कितना होगा, पैरामीटर मतलब सबका सम। पहले ट्रायंगल में कितना है 3 प्लस, इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं हम लोग पहले अलग से, 3 + 5 + 4 9 9 + 3 12 आ गया। तो
मेरे पास पैरामीटर फर्स्ट कितना आया 12 आ गया, और अपॉन पैरामीटर 2 मतलब इसका पैरामीटर को 2 मान लेते हैं। तो अब बोले पैरामीटर 2 कितना होगा, निकाल लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 25/100 इक्वल्स टू 12/P2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, तो P2 इंटू 25 इक्वल्स टू 12 इंटू 100। और जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो P2 की वैल्यू कितनी आएगी 12 इंटू 25 और 12 इंटू 100 अपॉन 25। तो 25 से कटेगा 100, कितने टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स कटेगा, तो 12 इंटू 4 कितना आएगा 48 आंसर आ जाएगा। मेरे पास कितना आ गया 48। मेरे पास यहाँ पे जो आंसर है वो चेक करते हैं, क्या यहाँ पे आंसर आ रहा है, यहाँ पे 24 आंसर आ रहा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर, ओके राइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे 12 का स्क्वायर नहीं किया, ठीक है, यहाँ मैंने 12 का स्क्वायर नहीं किया। वापस से करते हैं एक बार, क्योंकि मुझे स्क्वायर करना ज़रूरी है यहाँ पे, है ना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दोनों साइड में है, तो इस पर भी स्क्वायर है तो ये भी करना पड़ेगा। तो स्क्वायर इसको किया तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, तो अगेन 25/100 कितना आएगा 144/P2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, P2 का होल स्क्वायर इंटू 25 इक्वल्स टू 144 इंटू 100। अब कितना होगा, P2 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 144 इंटू 100/25। अब 25 जाएगा ये 4 टाइम्स, अब ये P2 का स्क्वायर आएगा 100 में 12 आ गया, 144 आ गया, और यहाँ कितना है 4 आया, तो कितना आया 12 और 2 कितना आ गया 24 आ गया, कितना आ गया 24। तो हम लोग आंसर लगा सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट, 24 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है, मेथड 2 देख लेते हैं हम लोग इसका, ठीक है, वो भी आसान होगा। अब हमारे पास ये ध्यान रखना है हमें, जो साइड्स का रेशियो होगा वही पैरामीटर का रेशियो भी होगा। क्लियर है, तो साइड्स का जो रेशियो मेरे पास है, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने ले लिए AC अपॉन PR ले लिया, तो AC कितना है 5 है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास AC अपॉन PR, वही मेरे पास पैरामीटर का कितना, पैरामीटर P1 अपॉन P2। तो अब देखिए यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास, AC की वैल्यू कितनी है 5 है, और PR की वैल्यू कितनी है 10 है, इक्वल्स टू P1 पैरामीटर कितना है यहाँ पे 12 आ गया, और P2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से गया 2 टाइम्स, और कितना बचा मेरे पास यहाँ पे, और 2 जाए, P2 यहाँ गया और 2 यहाँ गया, तो P2 इक्वल्स टू 12 इंटू 2, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो आपको यहाँ भी 24 आ गया। तो आप ऐसे करके चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, बात एक सेम है, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर बाई चांस के अलावा कुछ और भी आता तो आप कर सकते हैं सॉल्व। आपसे एरिया पूछेगा तो क्या करोगे, तो फिर निकाल सकते हो आप। ठीक है, आप देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्या कर रखा है, इन फिगर गिवन बिलो रेडियस r ऑफ द सर्कल विच टचेस द साइड ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की साइड को टच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो BA है एज अ इक्वल ट्राइंगल, टेंजेंट बिहेव कर रही है, BC जो है वो भी टेंजेंट की तरफ बिहेव करेगी, और AC जो है वो भी टेंजेंट की तरफ बिहेव करेगी। फिर इसको रब कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब टेंजेंट की तरफ बिहेव कर रही है। अब हमें एक प्रॉपर्टी और मालूम है कि सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाई जाती है दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब PA और PB क्या होगा, इक्वल, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, इस समय पूछा रेडियस R क्या होगी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ईजी है हमारे पास यहाँ। तो कैसे होगा अब देखते हैं। अगर आपने देखिए, आप बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर ये 90 है और ये भी 90 होगा, पहली बात तो ये क्यों 90 होगा, देखो हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी कि टेंजेंट हमेशा सेंटर में जो रेडियस आती है उससे क्या बनाती है, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये भी 90, तो ये भी 90 और ये भी 90 है, और अगर एक क्वाड्रेटर में 3 90 तो बचा हुआ ट्रायंगल भी 90 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ये स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर और रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम स्क्वायर है रेक्टेंगल है, बट ये है स्क्वायर क्योंकि ये भी R है और ये भी R है, तो इसका मतलब ये भी R होगा और ये भी R होगा। आया समझ में आपको, अगर ये R है तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पूरी साइड, ये कंप्लीट साइड अगर 24 है और इसमें से ये वाला पार्ट
आर है, तो ये बचा वाला पार्ट कितना होगा, 24 माइनस आर होगा। बात क्लियर है। और अगर ये पूरी साइड 7 है और इतनी साइड आर है तो ये कितना होगा, ये भी 7 माइनस आर होगा। ठीक है, अब आपने क्या सीखा, अभी सीखा कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आती है दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट है, इससे बी एफ और बी डी ये दोनों एक एक्सटर्नल पॉइंट बी है, इससे दो टेंजेंट बना के और दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर ये 7 माइनस आर है तो हमारे पास मतलब बी एफ जो होगा ये भी 7 माइनस आर ही होगा। कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। अब देखिए और हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो साइड है अगर ये आर था और हमने देखा था ये कितना 24 माइनस 4, तो ये कितना है, अगर 24 माइनस एक्स है तो हमने अगेन पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाई है हमने कौन सी, ए एफ और ए ई, ये दोनों भी लेंथ में इक्वल होगी। तो इसका मतलब अगर ए ई जो है वो मेरे पास 24 माइनस एक्स है तो ए एफ बी की वैल्यू भी कितनी होगी, 24 माइनस एक्स। अब हो गए सॉल्व, मुझे कुछ भी करके इनको एक लाइन में लाना था, लेकर आ गए। तो अब ये दोनों किससे मिलकर बनी है, ये दोनों की पूरी लेंथ किसकी इक्वल है, 25 की। इसका मतलब 7 माइनस आर प्लस 24 माइनस आर इसकी इक्वल रखूँगा 25 के। तो मेरे पास क्या होगा, आर और आर कितना, -2r हो जाएगा। और मेरे पास कितना का 7 प्लस 24 जो होगा मेरे पास यहाँ पे 31 आ जाएगा। तो प्लस 31 आ गया इक्वल्स टू मेरे पास 25 आ गया। अब क्या किया हम लोगों ने, इसको इस तरफ भेज दिया मैंने, -2r इक्वल्स टू 25 माइनस 31। तो -2r इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, -6 आएगा। और माइनस से माइनस कर देंगे, 2 से क्या जाएगा 6 3 टाइम जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी मेरे पास। तो रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या बोला गया हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी, कौन सी यूनिटी की इक्वल नहीं होती है। तो हमारे पास आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। मेरे पास आइडेंटिटी कैसी याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी कौन सी होती है, 3 आइडेंटिटी होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। दूसरा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा, सेक से एस और 10, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू भी कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ये भी सही है, ये भी सही है। और हमें ये मालूम है रेसिप्रोकल रिलेशन भी होते हैं। कौन कौन से, 3 रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा। मैं सारे कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि इसके साथ कोई भी सिमिलर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। दूसरा आपको याद होना चाहिए कॉस थीटा डॉट सेक थीटा, इन दोनों का रिलेशन भी कितना होता है, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा कितना, 1 होता है। तीसरा टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। डायरेक्टली मैं आंसर लगा सकता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसा कुछ है तो आप लिख सकते हैं। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। इनके अलावा कौन बचा, ये। अब ये होता 1 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल नहीं होता, ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। क्योंकि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू किसके आएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ये 1 जो था ये 1 के इक्वल है, -1 के इक्वल है, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेकर अदर साइड भेज देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन राइट जो ऑप्शन है वो कितना है, ऑप्शन बी। ये यूनिटी मतलब 1 होता है। यूनिटी मतलब क्या होता है, 1, ये 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास अपर लिमिट निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना, CF निकालना पड़ेगा। अब CF निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे CF कितना होगा मेरे पास, यहाँ पे ये हो गया 11। अब 11 प्लस 12 आएगा मेरे पास, यहाँ पे 23 आएगा मेरे पास। ठीक है, 11 प्लस 12 कितना आएगा मेरे पास, 23 आ गया। ठीक है, यही करते हैं हम लोग। अब 23 प्लस 13 मेरे पास कितना आएगा। ठीक है, हम लोग करना क्या, इसको पहले इसमें प्लस किया, पहले मैंने 11 को कॉपी कर दिया, फिर मेरे पास 11 प्लस 12 कितना, 23 आ गया। अब 23 प्लस 13 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 36 प्लस 9 करूँगा मैं यहाँ पे तो मेरे पास कितना आएगा, 45 आएगा। और 45 को प्लस करूँगा 11 से, कितना आएगा, 56 आएगा। तो मेरे पास बचा हुआ कितना, 56 हो गया। और यही इन सब का सम भी होगा 56। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई। इसका मतलब n/2 निकालो। n/2 कितना आएगा, 56 डिवाइड बाई 2 करोगे और 56 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा, 28।
पहला स्टेप तो ये निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या है मेरे पास, अब ये चेक करो कि सी एफ में की कौन सी वैल्यू के बीच में आ रहा है। ये यहाँ सी एफ की कौन सी वैल्यू के बीच में 28 आ रहा है, तो ये 23 और 36 के बीच में 28 आता है। तो इससे हमेशा अगर 28 आता है तो इससे हमेशा आगे वाला नंबर लेते हैं, और आगे वाला नंबर लिया तो इसका मतलब ये वाली क्लास जो होगी वो क्या होगी, मीडियन क्लास हो गई। और मीडियन क्लास अगर होगी तो इसकी अपर लिमिट कितनी है, 10 से लेकर 15 में अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे 15 है, और ये क्या है, लोअर लिमिट है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट की तो की 15 होगी। तो आंसर क्या, ऑप्शन सी इज राइट, 15 है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे कराता हूँ, देखिए हमें मालूम है 3 2 1, 3 की मीडियन की स्पेलिंग सबसे बड़ी है, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस 1 टाइम ऑफ मॉड। ऐसे याद कर सकते हैं अगर इस पर कोई भी बेस क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका मतलब मीडियन के आगे क्या है, ए, तो मीडियन के आगे क्या है, ए, तो मतलब 3 आ गया, ए के लिए 3 आ गई, और मीन के आगे बी है, और मीन के आगे 2 है, तो बी के लिए कितनी होगी, 2 हो गई। अब देखिए आपसे पूछा 2b प्लस 3a, तो 2 इंटू बी के लिए कितनी है, 2 है, और 3 इंटू ए के लिए कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो कितना आएगा 4 प्लस 9 कितना आ गया, 13 आ गया आंसर। तो इसका आंसर कितना है, 13, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, इफ एन एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ टू सर्किल इज 12। तो हम लगा लेते हैं एक बार, एक सर्किल बनाया हम लोगों ने, क्या बनाया, एक सर्किल बनाया हम लोगों ने। ठीक है, अब सर्किल में क्या एक्सटर्नल पॉइंट Q है, एक्सटर्नल पॉइंट ये था Q मान लिया, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर वाला पॉइंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, वो मैंने मान ली 12 है मेरे पास। अब द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, इसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं ये रहा, और डिस्टेंस ऑफ Q सेंटर से लेकर Q तक का डिस्टेंस जो देखा है इस 13 दे रखा है। तो रेडियस निकालनी है आपको, सिंपल है, यहाँ से ज्वाइन किया मैंने। अब मुझे मालूम है कि टेंजेंट रेडियस से हमेशा कितना एंगल, डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो अब 90 के अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये परपेंडिकुलर मान लोगे, और ये मेरे पास रेडियस होगी जो बेस होगी। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। वैसे अगर ट्रिपलेट याद होगी तो आप इसका आंसर डायरेक्टली 5 लगा दोगे, बट नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप पाइथागोरस लगा लो। तो h का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, तो h के लिए कितनी है 13 का होल स्क्वायर है, p के लिए कितनी है 12 का होल स्क्वायर है, प्लस b मतलब r का होल स्क्वायर है। 13 की वैल्यू कितनी है 169 इक्वल्स टू 144 इसका स्क्वायर है प्लस r स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको यहाँ भेजेंगे, ये स्क्वायर निकाला, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ऐसे निकाला मैंने। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना का, इसको यहाँ भेजते हैं, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा। इसको स्क्वायर रूट भेजेंगे तो कितना आएगा, √25 क्या बचेगा 5। तो रेडियस कितनी होगी 5 आ गई मेरे पास। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ टू अ सर्किल विद द सेंटर O एंड द डायमीटर AB। तो POB जो है मेरे पास 115 है, फाइंड APO निकालना मुझे, APO ये वाला एंगल निकालना मुझे। ठीक है, APO ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे, अब देखो यहाँ पे हमें एक बात अभी अभी हमने सीखी, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये कितना हुआ 90, और ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, तो यह लीनियर पेयर, तो ये एंगल कितना डिग्री आएगा 180 माइनस 115 आएगा। क्या आएगा 180 माइनस 115 आएगा, तो माइनस कर लेते हैं। तो 180 माइनस 115 जो होगा वो होगा, तो जो ये आएगा फिर मेरे पास क्या आएगा 65 डिग्री। ये 65 है, ये 90 है, तो निकाल लो, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमें ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O जो है ये वाला पार्ट है। ठीक है, तीनों एंगल का सम कर दिया, तो एंगल A मेरे पास 90 है, एंगल P जो मुझे निकालना है, और एंगल O जो है 65 है, इन सबका सम कितना होगा 180 की इक्वल होगा। तो आप हम लोग क्या करेंगे 90 को प्लस करेंगे 65 से, तो मेरे पास कितना आएगा 155 आएगा, और एंगल P आ गया इक्वल टू 180। अब इसको इधर भेज दूंगा तो कितना आएगा एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 155। तो अगर मैं 180 में से माइनस करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे
25 आएगा। तो मेरे पास ऑप्शन ए इज राइट, 25 आ गया आंसर। बस दैट्स इट, ईजी है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब द इवेंट, मेरे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था यहाँ पे, ये 16 था, आई थिंक 17 स्किप हो गया है। 17 आई थिंक स्किप हो गया है यहाँ पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर देंगे 17 को। अभी देखते हैं यहाँ पे 18। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, द इवेंट एन इवेंट इज़ मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, मतलब ऐसा इवेंट बताओ जो बहुत ही कम चांसेस हो उसके होने के। तो अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उसके सबसे कम होंगे चांसेस। तो हमें मालूम है 0.1 बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है 0.01, उससे छोटा कौन सा 0.001, उससे कौन छोटा है 0.001। इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ऑप्शन ए इज राइट, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसमें कह रहा है कि अगर हम लोग ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ए बी सी और ये डी और ई, ये दोनों मान लेते मिड पॉइंट है, मतलब ए डी इक्वल्स टू डी बी है और ए इक्वल्स टू ई सी है। अगर मैं इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ तो पैरेलल होगी थर्ड साइड। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें अप्लाई होती हैं। पहली बात क्या, मिड पॉइंट थ्योरम और बीपीटी। बीपीटी क्या बोलती है कि भाई ए डी, अगर हमारे पास पहले रेशियो निकाल लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी क्या होगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल होंगे, मतलब ए डी अपॉन ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है बच्चे इक्वल है। तो कैंसिल होगा, कितना आएगा 1 आएगा हमारे पास। और यहाँ पे भी ए ई अपॉन ई सी जो है वो भी दोनों इक्वल है, तो ए ई अपॉन क्या आएगा ए ई, तो कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब अगर ये दोनों ही रेशियो 1 के इक्वल आ रहे हैं तो वी कैन से दैट, हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू कितना होगा, ए ई अपॉन ई सी होगा। और ऐसा हुआ तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी की वजह से हम लोग बोल सकते हैं अगर रेशियो इक्वल है तो मतलब लाइन जो डी ई है वो भी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। तो यही लिखा हुआ है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये बिल्कुल बात, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं, इफ द लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये बिल्कुल सही है ऑप्शन, क्योंकि ये कन्वर्स बीपीटी का स्टेटमेंट है। तो ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन, बोथ ऑप्शन ए एंड रीजन करेक्ट, ए आर ट्रू, रीजन एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए राइट है। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमसे। 20 हमसे ये कह रहा है कि सिंस टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को साइमल्टेनियसली एक साथ टॉस किया गया, पॉसिबल आउटकम आर टू हेड्स, दो हेड हो सकते हैं, वन हेड एंड वन टेल हो सकता है। लिख लेते हैं हम लोग, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है मेरे पास, टू हेड मतलब हेड और हेड हो सकता है, और क्या होता है वन हेड और एक टेल हो सकता है, और टू टेल हो सकते हैं। हैंस द प्रॉबिलिटी टू कॉइन्स आर, तो अभी हैंस द प्रॉबिलिटी, ठीक है, हैंस द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, हमें प्रॉबिलिटी क्या 1/3 ऐसी। क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पहली बात, जब भी अगर दो कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल 8 आउटकम निकलते हैं। क्या मतलब इसका, हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, सॉरी 4 आउटकम निकलते हैं, 8 नहीं। तो हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों में ही टेल आ जाए। तो यहाँ पर आउटकम ही 4 है। तो यहाँ पे तो पहली बात यही स्टेट, मतलब असर्शन गलत है। अगर असर्शन मेरा फॉल्स हो गया तो असर्शन जो फॉल्स है मेरे पास एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन डी। तो आप तो यहीं से लगा सकते हो, इसके बाद तो लगाने देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और प्रॉबिलिटी यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, यहाँ मेरे पास क्या है, द प्रॉबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो हमारे पास जब असर्शन ही गलत है तो ये रीज़न इसका जो दे रहा है वो भी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास गलत हो सकता। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट में जो बोला है ना वो बात बिल्कुल सही है। अगर इक्वली लाइकली कुछ आउटकम्स होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कॉइन को टॉस करने में हेड और टेल आता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। आपने जब डाइस को थ्रो किया होगा 1 2 3 4 5 और 6 आते हैं, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम के हमेशा प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। तो बिल्कुल बात सही है, तो रीज़न तो सही है पर असर्शन गलत है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे MCQ कवर कर दिए और MCQ कवर कर लिए, और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमें सेक्शन बी करवाऊँ कवर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 17 रह गया, उसको मैं उसी वीडियो में कवर करा दूँगा। थैंक यू।